सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 6 उपसर्ग पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द रचना के लिए किया जाता है। आइए थोड़ा सा हम सभी पीछे के पाठों से कुछ चीजें जान लेते हैं जो इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? 3। कौन कौन से? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग से कैसे? जैसे मान लीजिए शब्द है अंत और उसके साथ हम उपसर्ग लगा देते हैं अति और शब्द बन जाता है अत्यंत। अत्यंत यह यौगिक शब्द है। प्रत्यय की सहायता से कैसे? जैसे शब्द है लेन। लेन एक शब्द है, इसके साथ हम प्रत्यय लगाते हैं दार तो शब्द बन जाता है लेनदार। यह भी यौगिक शब्द हुआ। अब देखते हैं समास की सहायता से कैसे, चूंकि समास में 2 शब्द होते हैं, 2 सार्थक शब्द होते हैं। अब यहां देखते हैं, जैसे है प्रति। प्रति एक शब्द है और इसके साथ शब्द जोड़ते हैं दिन तो शब्द बन जाता है प्रतिदिन। यह भी यौगिक शब्द है। मतलब तीनों यौगिक शब्द, अत्यंत, लेनदार और प्रतिदिन, तीनों यौगिक शब्द हैं और तीनों की रचना कहाँ से हुई? एक की रचना उपसर्ग से, एक की प्रत्यय से और एक का समास से हुआ। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और त प्रत्यय। अब यहां देख रहे हैं कि स्व जो कि उपसर्ग है और त ला अंत का जो कि प्रत्यय है। मूल शब्द तंत्र के साथ जुड़कर बन गए स्वतंत्रता। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझदारी। समझदारी शब्द में देखेंगे तो समझ मूल शब्द है, दार भी प्रत्यय है और ई भी प्रत्यय है, शब्द बन गया समझदारी। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्ययों की सहायता से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग की सहायता से भी नए शब्द का निर्माण होता है और समास से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। मतलब शब्द संरचना के लिए उपसर्ग, प्रत्यय और समास का होना महत्वपूर्ण होता है। आइए उपसर्ग के बारे में हम सभी जानते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? यूं तो हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं, विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग अलग विषयों के नए नए शब्दों की रचना करना। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द संरचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए सुंदर शब्द के प्रारंभ में अ जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयां शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का कार्य होता है यह शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है और शब्द में कुछ विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तथा अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाए तो वह उपसर्ग कहलाता है और जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाए तो वह उपसर्ग प्रत्यय कहलाता है। जैसे है शब्द है, मान लीजिए है
स्नान गृह, स्नान गृह देख रहे हैं, समास के द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया गया। अभी मैंने बताया कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास से शब्द की संरचना किया जाता है। आइए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है हार। हार मूल शब्द है, प्रा के योग से बन जाता है प्रहार। प्रा के योग से प्रहार, आ के योग से आहार, सम के योग से संहार और उप के योग से उपहार तथा परि के योग से परिहार शब्द बन जाता है। आप देख रहे हैं कि शब्द एक है और उपसर्ग की सहायता से हम कम से कम 6 से 7 शब्द बना डालें। जैसे था प्रहार, आहार, संहार, उपहार और परिहार। 5 शब्द हम सभी बना डाले और मूल शब्द क्या था? हार। मतलब शब्द इन उपसर्ग या प्रत्यय या फिर समास की सहायता से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। उपसर्ग कहते किसको हैं? आइए थोड़ा सा आपको बता दें। उपसर्ग शब्दों के लघुत्तम अंशवान अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान ही भी होते हैं, पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। परिभाषा के रूप में आइए जान लेते हैं। शब्दों की भी अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आइए और स्पष्ट कर देते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताइएगा कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। आपसे उपसर्ग की परिभाषा कोई पूछता है तो आप बताइएगा जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र उपसर्ग का प्रयोग करके मैंने बताया कि कितने सारे शब्द आपने बना डाले थे। प्रहार, आहार, संहार, उपहार, परिहार, कई सारे शब्द आपने बना डाले थे। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे है वि उपसर्ग है, शेष शब्द बन गया विशेष। उप उपसर्ग मंत्री उपमंत्री, बे रहम शब्द बन गया वे रहम। आधन जन्म आजन्म, सधनपूत सपूत, प्रधनहार प्रहार। आप देख रहे हैं कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जुड़ा हुआ है, यही शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, क्योंकि यह शब्दों के प्रारंभ में शब्दों के आदि में यह जुड़ता है। ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं? उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे अंश या खंड हैं। शब्दों की तरह ये भी अर्थवान इकाइयां हैं। उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं। आइए उपसर्ग के भेद जानते हैं। जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव और आगत या विदेशी 3 भेद किए थे, उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग से तात्पर्य है उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत में आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग या संस्कृत उपसर्ग कहा जाता है।
नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। आइए आपको बच्चों आप लोग जान लीजिए कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। आइए इनका प्रयोग जानते हैं, इनका अर्थ जानते हैं और इनसे नए शब्दों का निर्माण सीखते हैं। जैसे पहला है अति। अति उपसर्ग से बनता है अधिक शब्द के साथ जुड़ा। अति उपसर्ग जिसका अर्थ है अधिक, और जब शब्दों के साथ रिक्त शब्द के साथ जुड़ा तो हो गया अतिरिक्त। अनु पीछे, अनुकूल, अनुज। अभि सामने, सामने के अर्थ में। अभिप्राय, अभियुक्त। अ समेत या तक, आक्रमण, आजीवन। उत ऊपर या श्रेष्ठ, उत्थान, उद्गम। उप निकट या छोटा, उपवन, उपकार, उपस्थित। कई सारे शब्द बना सकते हैं। निस निर रहित या निषेध के अर्थ में, जैसे है निस्संदेह, निश्चय, निर्दोष, निर्मल। नि नीचे या निषेध, नियुक्त, निवास। परि चारों ओर, परिक्रमा, परिचय, परिणाम आदि। प्र का अर्थ अधिक के रूप में तो हो गया प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रधान, प्रलय। प्रति विरुद्ध या सामने के अर्थ में, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिनिधि। वि विशिष्ट या भिन्न। वियोग, विनाश, विदेश। सम पूरी तरह से, संपूर्ण, संयोग, सम्मान। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है कि यह जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिसे आप तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इनकी संख्या 22 है और 22 उपसर्ग आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनसे शब्द निर्माण भी समझ लीजिएगा। आइए दूसरा देखते हैं, तद्भव उपसर्ग, जिसे हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं। तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। बच्चों, हिंदी के उपसर्गों की संख्या मात्र 13 है। आइए जान लेते हैं, कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इन उपसर्गों को देख लीजिए। अन या अ जिसका अर्थ रहित में के होता है, शब्द बनता है अनपढ़, अनजान। औ हीनता या रहित, अवगुण, अवघट, अवसर। नि रहित, निहत्था, निकम्मा। पर दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, परदादा, परनाना, परपोता। स अच्छा या सहित, सपूत, सगुन, सज्जन। अध अधा, अध का अर्थ होता है आधा। अध जला, अध मरा, अध पका इत्यादि। कु बुरा के अर्थ में, कुचाल, कुढंगा, कुदिन। चौ चार के अर्थ में, चौपाई, चौराहा, चौखन्ना। अगला है आगत विदेशी उपसर्ग। आगत विदेशी उपसर्ग, इसको कहीं कहीं पर उर्दू या अरबी फारसी उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अर्थात ऐसे उपसर्ग जिनका आगमन अन्य भाषाओं से हुआ है, अन्य विदेशी भाषाओं से हुआ है, जैसे उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, इन सभी से हुआ है, उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे है ब का अर्थ होता है के साथ, बगैर, बदौलत, बखूबी। बा का अर्थ होता है साथ या से। बअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। बे का अर्थ है बिना के अर्थ में, बेशर्म, बेलगाम, बेअदब। कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम अक्ल। दर का अर्थ है में, दरअसल, दरमियान। हर मतलब प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। गैर भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी इत्यादि। नहीं के अर्थ में नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज,
ला के अर्थ, ला का अर्थ होता है नहीं या भाव के अर्थ में। ला इलाज, लापरवाह, लावारिस। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, आप सभी को जान पता है। तो हो गया चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। सब, सब अधीन या नीचे, सब जज, सब कमिश्नर। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत की कुछ शब्दांश, जिसको आप चौथे रूप में मैंने बताया था, संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्गवत प्रयुक्त होते हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर वे उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है। पर ध्यान रखिए, मूलतः ये उपसर्ग नहीं होते। जैसे अ निषेध के अर्थ में, अभाव, अज्ञान। कु बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र। अंतः अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्देशीय है। अधः नीचे, अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। वहिर या वहिस बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी। स्व अपना, स्वाधीनता, स्वदेश। पुनः फिर, पुनर्जन्म। चिर बहुत देर, चिरानंद, चिरकाल। सम समान के अर्थ में, समकोण, समकालीन, संभाव। सह साथ के अर्थ में, सहचर, सहपाठी, सहमति। बच्चों, आशा करते हैं कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। इस पाठ के अंतर्गत आपने क्या क्या जाना, आप जान लीजिए कि उपसर्ग के बारे में आपने जाना कि उपसर्ग व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है। उप समीप, सर्ग सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग होता है। दूसरे शब्दों में हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे शब्द था हार, हार शब्द प्र के योग से प्रहार, आ के योग से आहार, सम के योग से संहार, उप के योग से उपहार और पर के योग से परिहार शब्द बना था। उपसर्गों की संख्या 4 है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या अरबी भाषी उपसर्ग जिसे आप कहते हैं आगत या विदेशी उपसर्ग, संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्गवत प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को गृह कार्य दिया गया है, जैसे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। इन 3 प्रश्नों को पेंसिल की सहायता से आप अपनी पुस्तक में भरने का अभ्यास करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।